हेलो नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में देखेंगे हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। यहाँ से आपको सभी एग्जाम में लगभग इन्वायरमेंट से लगभग सभी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको इन्वायरमेंट से प्रश्न वहां मिल ही जाएगा। तो इसके लिए आपको घटना चक्र ये काफी आपका कारगर है आपके लिए। जैसे किसी भी एग्जाम में जाएंगे, अगर पीसीएस उठा कर देख लेंगे तो लगभग प्रश्न करंट के छोड़ देंगे तो आपको कहां से मिल जाएगा? पूर्वावलोकन से, जो कि हम लोग लेटेस्ट 2025 का करा रहे हैं आप लोगों को। 1990 से 2025 तक के प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 84479678 पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे ग्रुप में इसका पीडीएफ पड़ा हुआ है, वहां से आप इसको ज्वाइन करके ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पूर्वावलोकन समान अध्ययन 2025 का ये आईक्यू सीरीज है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। इसका सारांश आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। सारांश हम नहीं करा रहे हैं, सारांश आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर बेसिक पढ़े हैं तभी आप पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक। ये क्लास देख रहे हैं। अगर आप सारांश देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ से सारांश को देख लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करिए। इसको हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। चलिए सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला है जिसमें पौधे लगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है। दूसरा है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ऑप्शन सी है जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ों को हरा भरा किया जाता है। डी है जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो इसमें सही, जो सबसे सही है इसमें, वो ऑप्शन है आपका बी। बी ऑप्शन क्या है? जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रही है? ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या कर रही है ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है मुख्य कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तो इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसलिए यह ऑप्शन सही था। जिसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस को काफी प्रभावित करती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला भी सेम प्रश्न है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना है, ठीक। इसमें ऑप्शन यही सही है। हम लोग अभी ऊपर देखें, इसका सॉल्व देखेंगे तो आपसे उससे जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पीसीएस में पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने वाली पृथ्वी से वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, काली वर्षा, उपरोक्त से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सही है। ग्रीन गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। कैसे होता है? चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवतरित अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अगला पूछ रहा है यूपी पीसीएस 2011 में। क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी, किसने की थी? तो की थी जोसेफ फोरियर ने। देखिएगा, जोसेफ फोरियर जो कि 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना दी थी। अगला भी कहाँ पूछा गया है? यूपी पीसीएस 2015 में। क्या पूछ रहा है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अभी हम लोग देखें पीछे किसके कारण? कार्बन
ऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण कोई पर्यावरण में जो है ग्रीन हाउस का प्रभाव प्रभावित ही नहीं होता। मेन प्रभाव किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए इसका सॉल्व देख लेते हैं। सॉल्व क्या कहता है? ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरण का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक, ये इतनी गैसें इसमें शामिल है, ठीक, जो कि ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। अगला है पीसीएस 2013 में पूछा। देखिए यहाँ से आपको लगभग प्रश्न देखने को मिल रहा है, किसी न किसी फॉर्मेट में आपको यहाँ से पीसीएस प्री में लगभग प्रश्न आपको देखने मिल रहे हैं। इस साल भी देखने की संभावना है। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ये लोग ऊपर साल में देख चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्या कह रहा है? WMO ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन अक्टूबर 2024 के अनुसार महत्वपूर्ण दीर्घायु ग्रीन हाउस गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के प्रति अपेक्षित योगदान निम्नवत है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लगभग 66% है, मीथेन 16% है, क्लोरोफ्लोरो कितना है? कार्बन 2% है, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कितना है? 9, अन्य 1। तो सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रभाव है, कितना? 66% ओजोन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला उत्तराखंड प्री 2024 में पूछा है, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें पूछा है। क्या पूछ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी का पहचान करिए। CH4 20%, CO2 40%, तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया। उसके लिए व्याख्या आप लोग यहाँ दे सकते हैं। तो CO2 कितना है? 66% है, CH4 16% है, CFC कितना है? 9% है, NO2 कितना है? 6% है, N2 कितना है? 6%। तो गलत जोड़ी का वो करना है, तो इसमें 3 गलत जोड़ी हैं और सही केवल 1 है। तो इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। MPPCS 2019 से पूछा गया है। क्या पूछा है? वैश्विक ताप में वृद्धि के निम्नलिखित में कौन से गैसीय योगदान अधिकतम है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ PCS 2020 में पूछा गया है। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान देने वाली निम्नलिखित में घटता हुआ क्रम क्या होगा? घटता हुआ क्रम पूछा है। तो CO2 सबसे ज्यादा है और N2 सबसे कम, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, CO2, CH4, CFCS और N2O। उसकी व्याख्या ऊपर आप लोग देख ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये UPPCS 11 में पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जलवाष्प करती है, जलवाष्प सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। अगला देख लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? बिहार PCS 2018-19 दो बार लगातार पूछा है सेम प्रश्न। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन ही सही। इसकी व्याख्या आप लोग पीछे देख ही चुके हैं। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक पूछ रहा है, ठीक। उपरोक्त में से एक से अधिक है, तो मतलब सभी इसके घटक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, चारों इसके मुख्य घटक हैं, एक से अधिक, ठीक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या पूछ रहा है? उत्तरदायी नहीं है। तो UPPCS मेंस 2016 में पूछा गया है। तो आर्गन नहीं है, मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये वैश्विक ऊष्मन में उत्तरदायी हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रही है? व्याख्या कर रही है कि सूर्य की ऊष्मा में गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है, तब
ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन एवं अन्य ऊष्मारोधी गैस इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है एवं शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती है, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो जाती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हुई है, जिसे वैश्विक ऊष्मन या भूमंडलीय तापन कहा जाता है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है तथा यह वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तो आर्गन है। सेम प्रश्न पूछा गया है जैसे कि यहाँ पे भी वही आर्गन है। ये देखिए यूपीपीसीएस 2016 मेंस में पूछा है और वही सेम प्रश्न आके आपसे फिर पूछ रहा है यूपीपीसीएस 22 में, इसलिए जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न एनवायरमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप घटना चक्र भी करके चले जा रहे हैं तो अगर आप 15 प्रश्न आप एनवायरमेंट के पा रहे हैं तो 10 से 12 प्रश्न 13 प्रश्न सही करने की संभावना इसी से है, ठीक है, घटना चक्र से ही। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के तापमान में वृद्धि। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा, लगातार यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, हर साल यूपीपीसीएस में पूछ रहा है, अदर स्टेट में भी पूछ रहा है। तो हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन, क्या है, सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सल्फर एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो इसमें ये तीनों करते हैं, कौन नहीं करता है? ऑप्शन ए जो है इसमें सही है, ठीक। इसका सॉल्व देख लेते हैं। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं करता है। क्या पूछा है? ये पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। इसका सॉल्व देख लेते हैं। क्या सॉल्व करा है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड के अतिरिक्त प्रत्यक्ष सार्वत्रिक तापन के योगदान नहीं करते हैं, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और ये सब करते हैं, जो कि आप साल ऊपर जितनी प्रश्न पूछे हैं सब में इसकी व्याख्या देखते हुए चले आ रहे हैं। लगभग सेम प्रश्न आपसे घुमा घुमा के पूछते हुए आगे आ जा रहा है। देखिए अगला फिर पूछा है यूपीपीसीएस प्री 2020 में। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या सॉल्व। आप लोग देख ही रहे हैं, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती हुआ है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो धान में सबसे ज्यादा मीथेन प्रभावित करती है। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ये 20 में पूछा हुआ है, ये 19 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए इसकी क्या देख लेते हैं? व्याख्या में क्या कर रहा है? धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत होते हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मीथेन, ये लगभग अभी आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि किसमें मीथेन ज्यादा पाया जाता है। धान के खेत में, कोयले खदान में, घरेलू पशु वातावरण में, ऐसे भी प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न समुच्चय में कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो पीछे पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, ठीक। ये 4 गैसें ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी सही है। इसका विस्तार से इसका फिर व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कर रहा है? ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित हुए गैसें हैं जो तापी अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरण को अवशोषण तथा एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस
तो ये हम लोग पीछे भी सॉल्व देखें, यहाँ भी देख लीजिए, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं पैदा करती है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करती है, बाकी सभी गैसें करती हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक, केवल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहीं वो नहीं है, तो ये गलत है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सही है। देखिए, अगर कहीं पर केवल लगा हुआ है तो आप वो मान के चलिएगा वो प्रश्न, वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, केवल अगर लगा है कहीं भी तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वत्रिक मापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। अगला देख लेते हैं, वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस, बार बार वही प्रश्न पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। फिर वही पूछ रहा है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, प्रोपेन जो है नहीं है, जो कि पीछे से पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी हरित गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक, तो लगभग मिलता जुलता प्रश्न आपको लगातार 5-7 प्रश्न मिलते जुलते ही अभी तक मिल रहे हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर वही सेम प्रश्न, तो नाइट्रोजन नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे भी वही सेम प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आगे भी वही सेम प्रश्न है, फिर वही सेम प्रश्न है। चलिए अब चलते हैं इसके आगे। ठीक, ये IS प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? सौर विकिरण के कारण अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन डी सही है। IS प्री 2012 में पूछा गया। चलिए इसका सॉल्व देख लेते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है, जिसे अधिकांश भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प आदि ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेती हैं। ठीक, ग्रीन हाउस गैस अवशोषित कर लेती हैं। अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण। इसका सॉल्व आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, सॉल्व देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं, इसका सारांश देख लीजिएगा, इसका आप बेसिक पढ़े ही होंगे। हम लोग सीधे आ जाते हैं कहाँ पे? सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण। क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, तो उपयुक्त तो सभी है। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन है तो ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। विकल्प डी सही है। अगला है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित वजह से है: ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण, उपयुक्त तो सभी। सेम प्रश्न है। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण में जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस वृद्धि और ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कौन सी गैस है? तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वही यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक भी है। अगला है, IS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन कार्बन फर्टिलाइजर को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही है। वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। इसका सॉल्व देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि
पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसमें पौधे की वृद्धि व विकास संभव होता है। इसलिए जो है विकल्प ए सही है। आईएएस प्री में पूछा गया, ये यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछ रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जीवाश्मिक ईंधन का अधिक प्रज्वलन, तेल चलित स्वचालितों मतलब जो गाड़ियां वाड़ियां चलती हैं इसके संख्या में विस्फोटन, सौर ददक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। तो इसमें देखिए जीवाश्म ईंधन का ये जलवायु परिवर्तन का कारक है, ये है तो एक सही है, और ये गाड़ियों के धुएं ये भी सही है, तो 2 हो गया सही। अत्यधिक वनोन्मूलन 3 ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 1, 2 और 4। चलिए इसको पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। चलिए इसको विस्तार इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? जलवायु परिवर्तन के 2 प्रमुख कारक हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारकों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि आते हैं। अतः वायुमंडल के कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा एवं अन्य अध्ययन में सौर धधक में वृद्धि के जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक नहीं मानते हैं। किसके द्वारा? नासा द्वारा। अगला आईएएस प्री 2019 में पूछा है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उत्सर्जित कौन से निर्मुक्त होते हैं? तो ये सभी होते हैं। ऑप्शन 1, 2 और 3, 4 ये सही है। चलिए इसका थोड़ा सॉल्व देख लेते हैं। फसल जैव मात्रा के अवशेष जैसे धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन एवं नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बनिक यौगिक, ओजोन, निलंबन कण, एरोसोल्स आदि निर्मुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। तो आप देखते होंगे जब पंजाब में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जब गेहूं कटने के बाद या धान कटने के बाद इसको जलाया जाता है, तो उसका प्रभाव आप लोग दिल्ली में वायु प्रदूषण के रूप में देखते होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी 66% जिम्मेदार है। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म में उपयुक्त विकल्पों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगला देख लेते हैं। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, हाइड्रोजन कार्बन के। तो ऑप्शन कौन सा सही है? वैश्विक उत्सर्जन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो वही कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। इसकी व्याख्या भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। वर्ष 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 ppm थी, अभी 21वीं सदी में 650 से 950 ppm हो गई है। 6% 6 डिग्री से बढ़ गया है पृथ्वी का तापमान भी। अगला देखते हैं। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका क्या है? वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो ऑप्शन ऐसे, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से कितनी बार पूछा गया? यूपी पीसीएस 1, 2, 3 बार। ये इंपॉर्टेंट है। 4, 6, 8 लगातार पूछा गया है। ऊपर व्याख्या आप लोग देख ही गए हैं। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? किसकी मानी जाती है? 0.03%। यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान ने के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग के कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm 0.003% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र और जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता है। हालांकि मानवीय गतिविधि जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। वर्तमान में औसत वार्षिक CO2
सांद्रता लगभग 420 ppm से अधिक हो चुकी है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। इनमें से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। तो धान का खेत तो सही है, पशु का भी सही है, कोयले खदान, आर्द्र भूमि। तो यहाँ पे 1 2 3 चारों सही हैं। ठीक, धान के खेत, कोयले खदान, घरेलू पशु, ये हम लोग भी पीछे इसका सवाल देख चुके हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या पूछ रहा है, मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? तो ए और बी दोनों से। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा है, देखिए 19 में पूछा, लगातार यहाँ से प्रश्न आपको हर साल मिल रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न, खास करके पीसीएस में। क्या पूछ रहा है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, मीथेन है। आपसे पहले बताए थे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये से यहाँ से प्रश्न आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। फिर देखिए धान का खेत वाला प्रश्न फिर 2017 में पूछा गया है। ठीक, मीथेन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण? तो वही है, क्या है, धान का खेत ही है। चलिए अगला देख लेते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं को जिस ग्रीन हाउस गैस के निस्तारण होता है वह मीथेन ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ पूछा है, आईएसपी 2011 में क्या पूछ रहा है, हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडली के निचले भाग में नहीं करती हैं, क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं, समुद्रों में पादप ब्लॉक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो भी आईएएस प्री 2019 में पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है, मीथेन हाइड्रेट के निष्पेक्षों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1 है, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित करता है। मीथेन हाइड्रेट में विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा के तथा समुद्री अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा है, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 1 2 3 तीनों इसमें सही है। इसका सवाल देख लेते हैं। सवाल व्याख्या क्या कर रहा है, मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जो मीथेन हाइड्रेट में परिवर्तन हो जाती है। यह आर्कटिक, उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा सहित एक अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकाय तथा गहरे समुद्री तल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन में मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। इसके पिघलने से वैश्विक तापमान और उसके दुष्प्रभावों में तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय में लगभग 8 से 12 वर्ष की विद्यमान रहती है और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड या जल में परिवर्तित होती रहती है। इस तरह तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईएएस 2010 में पूछा गया है। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों की उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो चावल की खेती के संबंध में अवायवीय क्या है, अवायवीय पारिस्थितिकी मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। इसकी सारांश आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सीधे चलते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। ठीक, चलते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, यूपीपीसीएस प्री में 2 बार 3 बार पूछा गया है, 3-4 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो जाए, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे हैं, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें ऑप्शन 2, 3 और 4 सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, 2, 3 और 4।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या कह रहा है व्याख्या। भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव इन क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट में सीमावर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया के अनुरूप के अनेक क्या है, स्कैंडिनेविया देश है कि अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापीय ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो समुद्री जल ताप का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना। तो इसमें चारों सही हैं, चारों ऑप्शन सही हैं। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। चलिए इसके सॉल्व को देख लेते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि का ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जीवन के समक्ष गंभीर चुनौती है। इसके कारण ग्लेशियरों के पिघलने की दर घटेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। प्रवाल भित्ति का विरंजन होगा। जब बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र में वृद्धि होना ही है। प्रवाल भित्ति का विरंजन होगा और चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़ आदि जैसे बीमारियां भी फैलेंगी और ये सब भी आएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो है आर्कलैंड और ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूपीआईएस प्री 2014 पूछा है। क्या पूछ रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 3 डिग्री के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। विस्तृत प्रवाल मत्यर्था क्या है, मत्यर्था घटित होगी। सभी भूमंडलीय अर्धभूमि अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगे। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। इसमें 1 और 2 सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। आईएएस पर पूछा गया है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या भी कुछ ऐसा रिपोर्ट है, आप लोग इसको देख लीजिए, कोई इतना खास नहीं है। हम लोग यूपीपीसीएस के संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्री 18 में पूछा गया। क्या पूछा है, वैश्विक उष्णन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है, चक्रवात भी आ रहे हैं, तूफान भी आ रहे हैं, बाउंडर भी आ रहे हैं, तो उपयुक्त सभी की बढ़ रही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है, वैश्विक उष्णन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। हम लोग अभी पीछे इसको देख लिए हैं, सेम साल यहाँ भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है। प्री 2012 में पूछा गया है। तो 9.9 डिग्री सेल्सियस। 1900 के बाद पृथ्वी में औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें अधिकांश वृद्धि वर्ष 1975 के बाद देखी गई। अतः विकल्प इसमें डी सही है। अगला प्रश्न है, वही सेम प्रश्न पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी 1.8 फ़ारेनहाइट। राजस्थान पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा -8 डिग्री से। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू स्तर का औसत तापमान -18 डिग्री से -4 फ़ारेनहाइट होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। आईएएस प्री 12 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, यदि किसी महासागर का पादप प्लव किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। सॉरी। पहला है, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर के जल घनत्व प्रबल के रूप में घट जाएगी। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 सही है। व्याख्या देख लेते हैं, यदि किसी सागर का पादप पल्लव किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पादप पल्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है, अतः इसमें सागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रभावित होना स्वाभाविक है। अगला करंट से संबंधित प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीपीसीएस प्री 2024 में पूछा, भी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है। क्या पूछ रहा है,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? किस कारण से हो गया था? तो हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री C की वृद्धि के कारण हो गया था। ये कैसे हुआ था इसका ये सवाल देखते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने से प्रवालों पर तनाव आता है जो उन्हें अपनी रंगत खोने और मरने का कारण बनता है। यह घटना तब घटित होती है जब पानी का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री C की वृद्धि होने के कारण प्रलयकाली प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई। अगला टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। कौन सा टॉपिक है? जलवायु परिवर्तन। ठीक है, हम लोग पेन का कलर ले लेते हैं या और पेन ले लेते हैं इसको। ठीक, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक जलवायु परिवर्तन। इसका जो है आप लोग क्या कर लीजिएगा, सारांश देख लीजिएगा। सारांश हम लोग नहीं करा रहे हैं, हम लोग केवल कराएंगे इस पे संबंधित प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो है ऑप्शन इसमें ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी और वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवतरण विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें से प्रमुख गैस CO2 है, H2O है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, ऑक्सीजन। O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, तो O2 इसमें ऑप्शन सही है। PCS प्री 2016 में पूछा गया है। अगला यूपी PCS प्री 2010 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान कौन सा देश दे रहा है? ये 2010 का करंट है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार तो ऑप्शन चीन सही था। 2023 आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। तब भी था, आज भी है। भारत इसमें तीसरा स्थान है, अमेरिका का दूसरा स्थान है, जापान 5वें स्थान पर है, चौथे पे है रूस, 5वें पे है जापान। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जक है? क्या है? ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जक है। चीन सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन है। सेम प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ भी पूछ रहे दुनिया का कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है, तो भूटान। भूटान में सबसे कम जो है कार्बन उत्सर्जन होता है। विश्व के शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश कौन है? भूटान है। चलिए अगले देख लेते हैं। आगे यूपी PCS प्री 2021 से पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जक को शून्य तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन केवल 2 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 2। चलिए इसका सॉल्व देख लेते हैं। व्याख्या क्या करें? नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैसों की मात्रा के बीच संतुलन होना है। वैश्विक ऊष्मन को वर्ष 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है। वर्ष 2015 के पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार किया गया है। भूटान वर्तमान में कार्बन नेगेटिव देश है और उसने वर्ष 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया ने 2040 तक, अर्जेंटीना ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य किया है। चीन 2060 तक, भारत 2070 तक जो है नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा हुआ। अगला प्रश्न क्या है? IS 2023 से पूछा है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला है बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट शैलें खेतों में बिछाना। नंबर 2, चूना मिलाकर महासागरों में क्षारीयता बढ़ाना। नंबर 3 क्या है? विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड अभिग्रहण कर उसे कार्बन नेट जल रूप में परिगृहित एवं भूमिगत खदानों के
अंदर से पंप करना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इसमें तीनों सही है। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल सेलों को खेतों में बिछाने को उन्नत अपचय के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रियाओं के तहत वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद मिलती है। इसमें होता यह है कि खेतों में विद्यमान खनिज कार्बन डाइऑक्साइड में प्रतिक्रिया करके स्थिर कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। इससे मिट्टी का कार्बन भंडारण क्षमता बढ़ जाती है तथा उसकी उर्वरकता और फसल पैदावार भी बढ़ जाती है। अतः कथन एक सत्य है। विदित हो कि चूना मिलाकर महासागरों को क्षारीयता बढ़ाने की प्रक्रिया में समुद्र जल में चूना पत्थर या अन्य क्षारीय खनिजों को घोलना शामिल है। यह प्रक्रिया समुद्र में CO2 को खोजने की क्षमता को बढ़ा सकती है। इस तरह कथन 2 भी सत्य है। तो ये तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये करंट का प्रश्न है। वर्ष 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का किस स्थान है? तो ये 2022 का प्रश्न है, करंट से संबंधित प्रश्न है। भारत तीसरे स्थान पर स्थित है। ठीक, अगला है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु के सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सर्वाधिक कृषि प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक करार, भारत में जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव, भारत में जो है जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। अगला है कारण क्या कह रहा है? मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो सही इसमें दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। इसकी सही व्याख्या भी करता है। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन में संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदी जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का प्रमुख एवं वानिकी के उत्पादन में उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। परिभाषा में भविष्य में भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। मौसम की चरम दशाओं को बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ता है? कृषि पर। कृषि प्रभाव पड़ेगा तो खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। यूपीपीसीएस एग्जाम 2015 में पूछा, क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्या करा है? सौर विकिरण ऊर्जा, सौर विकिरण ऊर्जा जो है इसे प्रभावित नहीं है। इसका सवाल देख लेते हैं। मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा में उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्षय की कृत्यकता, विषुव आयन इस सिद्धांत के अंग हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो मिलुटिन मिलानकोविच। पृथ्वी पर पहुंचने वाला सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो किससे किया जाता है? आइस कोर से। कैसे? इसकी व्याख्या देखते हैं। आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। आइस कोर अतीत की जलवायु एवं वातावरण की जांच करने के लिए भी प्रत्यक्ष विस्तृत अभिलेख है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार किए। समोच्चवाद, अनुपद समस्यम और शून्य जुताई। तो इसमें क्या है? जलवायु परिवर्तन
के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा मृदा कार्बन संग्रहण में सहायक है? इसमें 1, 2 और 3 सही है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त सभी सही हैं। अगला है, अभी आइए संबंधित प्रश्न है, काफी बड़े बड़े प्रश्न है। ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। क्या कह रहा है? जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। CCAF परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदर्शी समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। अगला क्या कर रहा है? भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो इसमें 1 और 2 और 3 तीनों सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। CCAFS ग्लोबल वार्मिंग तथा उससे उत्पन्न कृषि संबंधी खतरों के निराकरण हेतु समर्पित कार्यक्रम। इसी के तत्वाधान में भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण को लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। CCAF परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह द्वारा संचालित है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। ठीक, अगला देख लेते हैं। ये भी IAS प्री 2017 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भाव उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छेदांत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है? तो ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। कार्बन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन प्रत्याच्छादन क्या है? प्रच्छादन के तात्पर्य कार्बन का पौधे, भूगर्भिक संरचनाओं एवं समुद्र के दीर्घकालिक संग्रहण से कार्बन डाइऑक्साइड के मनोवादित उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय ताप के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परित्वरण और गैर लाभकारी कोयल संस्करण निष्पक्षित गैस भंडार है। छोड़िए ये सब, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये IAS संबंधित प्रश्न है। ठीक, ये आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? तो इसमें क्या सही है? उनकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है। ये विश्व का 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये विश्व के 48% हरित गैस गृह का निस्सारण करते हैं और उत्तरदायी होते हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल का इनको समर्थन देना चाहिए। तो ऑप्शन 2, 3 और 4 सही है। अगला है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको आप लोग सारांश देख लीजिएगा। हम सीधे चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च। कब? 21 मार्च 1994 को। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसंध UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 198 सदस्यों द्वारा अभिपुष्ट है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। 2017 से लागू हुआ है। ये करंट से संबंधित प्रश्न है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, उस समय जब जो करंट से संबंधित मुद्दा रहा होगा वही इसमें पूछा गया। अगला क्या है? वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। अगला है पेरिस से निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। उस समय 2015-14 के करंट से संबंधित प्रश्न है, तो अभी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी देखिए करंट से है, इसको भी छोड़ के चलते हैं। ये भी करंट से है। देखिए ऐसे प्रश्न आपसे करंट से पूछ सकते हैं। COP21,
तो अभी जो हाल ही में चल रहा होगा वो करंट से आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा। ये देखते हैं, COP26 अधिवेशन भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के 1 बिलियन टन तक की कमी करेगा। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा से करेगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ में पूछा गया प्रश्न है। 26वां COP संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 ग्लासगो में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री 5 अमृत तत्व की चर्चा, जिसे पंचामृत कहा गया। ये प्रमुख पंचामृत क्या थे? 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा, पहला है। दूसरा है 2030 तक भारत अपनी कुल ऊर्जा का 50% नवीकरणीय ऊर्जा में प्रयोग करेगा। अगला है 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन 45% कर देगा। 2070 तक नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। पंच अमृत है ये। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? IAS प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका गठन कब किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो के वर्ष 1992 में। कब? रियो डी जेनेरियो 1992 संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था। अगला 18 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? मेमोमेंटम क्या है? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, UNEP सचिवालय, UNFCCC सचिवालय। क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय। अगला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी से। बिहार में पूछा गया है। अगला है UPPCS में पूछा गया। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। ये ऑप्शन जो है इसमें सही है। स्थापना कहाँ हुई थी? इसका COP16 कानकुल मैक्सिको 29 नवंबर 2010 को। अगला प्रश्न देखते हैं। IAS प्री में 2015 में पूछा गया। क्या पूछ रहा है? हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? या विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलित और न्यूनीकरण पद्धतियों से सहायता देने के आशय से बनी है। इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान से स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक। हरित जलवायु निधि UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूल और न्यूनीकरण क्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। यह कोष GCF बोर्ड द्वारा प्रशासित किया होता है। अगला है पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2014 में पूछा है। यह UNEP और UNESCO के उपकरण हैं। यह एक आंदोलन है जिसके प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। ये पृथ्वी काल। तो इसमें 1 और 2 और 3 सही है। ठीक, 2 और 3 सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? पृथ्वी काल जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी सामान्यतः प्रतिवर्ष मार्च माह में अंतिम शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान 8:30 से 9:30 तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। 2021 में पृथ्वी काल 27 मार्च को 2021 में पृथ्वी काल 27 मार्च को मनाया गया, जबकि 2022 में 26 मार्च को मनाया गया। 2023 में 25 मार्च को मनाया गया, 24 में 23 मार्च को और 25 में 22 मार्च को मनाया गया है 25 में। ठीक, अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन। ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। अगला क्या कर रहा है?
मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ाने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो समुद्री जल छिड़का जाता है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल और अन्य प्रोटोकॉल की संधियां। इसका सारांश आप लोग देख लीजिएगा। हम सीधे चलते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। क्या कर रहा है? पहला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल कहीं भी पूछ रहा है तो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। वही सेम प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। अगला है ये भी एक करंट से संबंधित प्रश्न है, इसको छोड़ के चलते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टाजुना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? जल संरक्षण। तो यही गलत है, जलवायु परिवर्तन से है। ऑप्शन डी सही था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय और अंतर संबंधित। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था। अगला है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? क्योटो में। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? सीडीएम के लिए सत्य नहीं है। तो यह विकसित देशों के विकासशील देशों की परियोजनाओं पे पूंजी लगाने पर निषेध करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीडीएम क्या है? सीडीएम है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक, मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को निम्नलिखित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई है। इससे अंतर्गत नवीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए परियोजनाओं को पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वो भी प्रश्न आपसे पूछने की संभावना नहीं है। ठीक, राजस्थान का भी छोड़ चलते हैं और इसका भी करंट से संबंधित है, इसको भी छोड़ के चलते हैं। अगला है आईएएस प्री 2008 में पूछा गया। क्या पूछ रहा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन जमाव कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्त क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। अगला है सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाले परियोजनाएं केवल संलग्न एक देशों से है। तो इसमें केवल एक सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 में विकसित देश गैर एनेक्स 1 देश में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं तथा परियोजनाएं एनेक्स एस के देशों द्वारा कार्यान्वित की गई जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स जो है कहते हैं। आईएएस से पूछा गया है। अगला भी आईएएस प्री में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? पहला है संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन प्रतिशत का आकलन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, किसी इकाई समय यूनिट टाइम के विश्व जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। इसमें ऑप्शन ए सही है, संपूर्ण विश्व के निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। आईएएस प्री 2021। कॉमन कार्बन मीट्रिक एंड विशिष्ट जलवायु क्षेत्र के भवनों के निर्माण कार्य हेतु जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए माप, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणना पद्धति है। इसमें वेटिंग या बेंचमार्किंग जैसे मापों के मूल आधारित व्याख्या शामिल है। ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों एवं तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, वन्य जैव मात्रा या कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, पेट्रोलियम एवं
प्राकृतिक गैस में अंतर्दृष्ट कार्बन वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। ISPD 2021 में पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन ए सही था। अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं। महासागर एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। इसका ऑप्शन ए सही था। ठीक, कौन सा ऑप्शन? ए सही था। व्याख्या क्या कर रहा है? महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सी वीड्स तथा माइग्रो आदि कार्बन प्रगृहित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। इस तटवर्ती परितंत्रों में कार्बन अवशोषण क्षमता वनों में भी कहीं अधिक होती है। ये भी आइए, यहाँ से आपको IAS से संबंधित प्रश्न ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, किसके? IAS संबंधित प्रश्न। ठीक, PCS में यहाँ से प्रश्न बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। देखिए PCS में क्या पूछा है? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? तो 2021 में पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट का। ये भी देखिए ISPD 2015 में पूछा गया है, करंट से संबंधित प्रश्न है, उसको भी छोड़ के चलते हैं। इसको जो हम लोग इसको भी छोड़ के चलते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रश्न PCS में नहीं पूछे जाते हैं। अगला है, ये भी ISPD में पूछा गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये भी उसमें पूछा गया है। ये ROR 2017 में पूछा। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो वो है सिंगापुर। ये भी करंट से संबंधित प्रश्न था। यूपी PCS 2019 में पूछा है। क्या पूछ रहा है? गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। गहरी कार्बन वेधशाला 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप एवं उद्गम को समझाने की दिशा में कार्यरत है। इस अभियान के तहत गहरे माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया गया है। ISPD 2022 में पूछा है, हाल ही में पूछा है, तो इसको देख लेते हैं। जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों में उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। क्या है इसमें? अनुसंधान संगठनों के संगठन द्वारा निर्मित डेटाबेस, जलवायु परिवर्तन के अंतरराष्ट्रीय पैनल का विंग, जलवायु परिवर्तन प्रयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसियां। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्या कर रहा है? अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? जलवायु कार्रवाई ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो सरकारी जलवायु कार्रवाई को ट्रैक करने का क्या करता है? यह वर्ष 2009 में जलवायु कार्रवाई पर नजर रखने वाले 2 शोध संगठनों, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एनालिस्टिक द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है। जानता है कि यह जलवायु परिवर्तन समन्वय लक्ष्यों, नीतियों एवं कार्यों की मात्रा को निर्धारित करने के अतिरिक्त उनका मूल्यांकन भी करता है। ये भी देखिए ISPD 2022 में पूछा है, तो हाल ही में पूछा है, तो इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु समूह दी क्लाइमेट ग्रुप के एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की है। EP100 ऊर्जा दक्षता में नव परिवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है
कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। इसमें क्या सही है? इसमें बी सही है, 1, 3 और 4। 2022 में क्या कर रहा है? जलवायु समूह वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसके कार्यालय लंदन, यूके, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, नई दिल्ली, भारत, ऐसे जगह पर इसके जो है कार्यालय लगभग हैं। अगला क्या है? जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना। तो हम लोग इसका सारांश आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं इससे संबंधित प्रश्न पर। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है 2016 में पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन, भारत की जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई कब हुई है? 2008 में। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है? आणविक ऊर्जा, सौर शक्ति और बाकी सब किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 2 बार पूछा गया है लगातार। जलवायु परिवर्तन का भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई है? 2008 में की गई। वही सेम प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसको याद रखिएगा कि पहली बार क्लाइमेट एक्शन प्लान कब शुरू किया गया है? तो 2008 में किया गया है। व्याख्या भी देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2018 को लोकार्पित की गई है। 2008 को लोकार्पित की गई है। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के साथ ही समुद्री जल का बढ़ता स्तर, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, प्रजातियों का लुप्त होना, वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाओं दिनों दिन बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न क्या है? झारखंड में पूछा गया है। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो झारखंड द्वारा शुरू की गई। क्या कर रहा है इसमें? व्याख्या। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। वनों के उस प्रभाव को स्वीकार कराता है जिसका जलवायु परिवर्तन संबंध वन और निर्भरता समुदाय की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद 2वीं बैठक 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरला और झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाओं एवं संचालकों का वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से शामिल नहीं है? तो शामिल है नाभिकीय शक्ति। अगला है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? झारखंड जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये झारखंड से स्पेशल होगा, झारखंड में पूछा गया प्रश्न है। तो UNDP द्वारा शुरू किया गया है, ये भी झारखंड में पूछा गया है। ये IS प्री 2016 में पूछा। क्या पूछा है? अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद। कभी कभी समाचारों में करंट से संबंधित प्रश्न, इसको हम लोग छोड़ के चलते हैं, ठीक है। अगला फिर झारखंड से संबंधित प्रश्न है। अगला है UPPSC से पूछा गया। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? केन्या, ब्राजील, अर्जेलिया, तो भारत में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2011 में विश्व बैंक के करंट से संबंधित है? छोड़िए, अगला देख लेते हैं। कौन सी वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? निम्नलिखित दशाओं में हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबल मापन में वृद्धि। तो क्या कर रहा है? दिए गए उत्तर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सभी उत्तर सही है। IS प्री 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन +2 कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। IS प्री 2015 में पूछा गया है। ये कब हो? इसमें यही जो है सुमेलित नहीं है। 2018 करंट से संबंधित प्रश्न है। IS प्री ये भी करंट से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित NGT हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अभी पीछे 2023 में पूछा गया है। इसका गठन कब हुआ था? तो 2010 में।
18 अक्टूबर को एनजीटी का गठन किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे और कोलकाता, चेन्नई में भी इसकी बैठकें होती रहती हैं। अगला है यूपी पीसीएस प्री 2024 में पूछा, क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? तो क्रमिक और सीमित कटौती, पर्याप्त, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती होनी चाहिए, उस पर ही जोर देता है। चलिए इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन एवं अंतर सरकारी पैनल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने पर जोर देता है ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को प्री इंडस्ट्रियल स्तरों के मुकाबले 1.5 डिग्री सी तक सीमित किया जा सके। आईपीसीसी इस बात पर जोर देता है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। इसके लिए आईपीसीसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल विद्युत के उपयोगों को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, कार्बनिक हरित अपनाने के लिए जो है इसका किया जाता है। का टॉपिक ओजोन परत, क्या है? ओजोन परत क्षरण। ठीक, ओजोन परत, इसका जो आप लोग क्या कहते हैं सारांश देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। क्या ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन सी सही है, ओजोन। कैसे? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु O2 पर प्रहार कर उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती है। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। अगला है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाले ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो होते हैं समताप मंडल में। यूपी पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अभी हम लोग सॉल्व इसके व्याख्या ऊपर देख चुके हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या पूछ रहा है? यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछ, देख रहे हैं लगातार प्रश्न आपको यहाँ से पीसीएस में देखने को क्या पूछ रहा है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, सूक्ष्म। तो पराबैंगनी, इसका ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। क्या बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछे, इसकी व्याख्या हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगला प्रश्न सेम प्रश्न है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से फिर वही सेम प्रश्न पूछ रहा है। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान करती है। वह सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने देती है और वह पृथ्वी की तापमान संतुलित रखती है। वह इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है? यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने देती है। इसकी व्याख्या हम लोग ऊपर देख लिए हैं। अगला प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिडम। ठीक है। अगला है गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। तो इसका ऑप्शन सही है ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर समताप मंडल के निचले हिस्से के पृथ्वी में लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर अवस्थित रहती हैं, इसलिए जो है ऑप्शन डी सही है। अगला यूपी पीसीएस पे 2018 पूछा है। क्या है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित रहती है? वह है स्ट्रेटोस्फियर पर।
चलिए अगला देखते हैं। ओजोन परत अवस्थित रहती है समताप मंडल पर। मंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है, तो मापा जाता है डाप्सन इकाई से। डाप्सन इकाई से मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई का माप डाप्सन यूनिट में किया जाता है, क्योंकि यह ओजोन परत की कुल सांद्रता का एक अच्छा संकेतक है। डेसिबल्स यह ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। पीपीबी या पार्ट्स पर बिलियन एक संचित रूप है, इसमें गैसों की सांद्रता का मापन किया जाता है। डेसिमल से क्या ध्वनि मापी जाती है, पीपीएम से प्रदूषण को मापा जाता है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ये आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जा रहा है। ओजोन परत पृथ्वी से के करीब कितनी ऊंचाई पर है, तो वो है 20 किलोमीटर पर। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल पर पाई जाती है। प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा रहा है, अभी हम लोग पीछे इसकी व्याख्या भी देख लिए हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो है समताप क्षोभ मंडल है। ठीक, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा से 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम होती है। इसके ऊपर क्रमशः सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, अयान मंडल और वायुमंडल आते हैं। मौसम में प्राय सभी घटनाएं जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन आदि तूफान, वो कहाँ क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परत समताप मंडल से सम्मिलित नहीं है, तो है अयान मंडल। सममंडल रासायनिक घटक में एक समानता की विशेषता रखता है। इसके अंतर्गत 3 परतें क्षोभ मंडल, मध्य मंडल तथा समताप मंडल शामिल हैं, जबकि अयान मंडल इसमें सम्मिलित नहीं है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है, इसकी समताप मंडल की। ओजोन परत को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। एक डाप्सन यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस से 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, ओजोन परत क्षरण। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, व्याख्या क्या कर रहा है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैसें मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। क्लोरोफ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रासायनिक ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैसों से अभिक्रिया करके ओजोन का ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाउस गैस स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमंग, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट भट्टे। तो इसमें क्या सही है, तो इसमें यूपीएससी प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन से होता है, क्या सही है। इसमें पूछा क्या है कि सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऑटोमोबाइल पूछा है, तो वो गलत है। और होता किससे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय द्रवीय पदार्थ है, जो कि रिफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज से, वातानुकूलित यंत्रों से, शीतकाल से, एसी से जो है सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है, CO2, SO2, O2, CFC। तो सबसे ज्यादा प्रभावी जो है CFC है, इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है। ओजोन छिद्र का कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आप याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
इसकी व्याख्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मोनोनिर्मित गैसीय पदार्थ है, जो अभी हम लोग पीछे देखे हैं। रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित मतलब फ्रिज और एसी यंत्रों में शीतकालीन रूप से प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। अगला आर्य 2014 में पूछा है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन बी सही है। व्याख्या ऊपर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 2 बार पूछा गया है। अगला भी फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब जगह वही प्रश्न बार बार पूछ रहा है, इसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्या पूछ रहा है, कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, बाकी सभी जो है इसमें नुकसानदायक हैं। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें CFC, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोइथिलीन, हैलोन इत्यादि हैं। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नतजन, जलवाष्प। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है तो वह अंटार्कटिका के ऊपर है। चलिए अगला देख लेते हैं, ISP 2012 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग सुघटन फोम में निर्माण में होता है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण से होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने से होता है, एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। तो 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला भी 2011 में पूछा गया है IS में। ठीक, काफी बड़े सवाल हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मेफ्रॉन भरी जाती है, याद रखिएगा, मेफ्रॉन। फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? मेफ्रॉन। इसका व्याख्या देख लेते हैं। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विघटन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक, हाइड्रोकार्बन आदि होते हैं, ठीक है, SCFC आदि होते हैं। हालांकि अमोनिया की भी प्रतिशतता इसमें रूप में बड़े संयंत्रों के प्रयुक्त होती है, परंतु प्रश्न में संदर्भित उचित उत्तर इसमें B सही है। टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है, ओजोन परत संरक्षण के उपाय क्या हैं? इसका जो है आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ओजोन रिक्ति कारक है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। UPPCS प्री 2012 में पूछा गया है, तो तीनों सही है इसमें। ठीक, तीनों ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्ति कारक हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्ति कारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। अगला देख लेते हैं। UPPCS मेंस 2013 में पहले जो है ऑब्जेक्टिव होता था मेंस में, तो उसमें पूछा गया है, या प्री में भी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन हालों का पता लगाया था? तो GD सेंट मोर ने। करंट से संबंधित प्रश्न था। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो है ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाला पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। ठीक, अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से के क्षय
संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है इसमें, ऑप्शन सही। कौन से युग में सही है? तो इसमें कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2017 में एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है, तो बनाया जाता है 16 सितंबर को। ये कई बार लगभग बहुत से एग्जामों में आपको देखने को मिला होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1994 में, कब? वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। 1 जनवरी 1989 से इसको लागू किया गया है। वर्ष 2024 के ओजोन दिवस का मुख्य विषय क्या है? मॉन्ट्रियल 24 में है, तो अभी 25 का ही आप लोग देखिएगा, 24 है। अगला देख लेते हैं। ओजोन परत के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। देख रहे हैं कितनी बार पूछा है, बार बार पूछ रहा है। यहाँ भी देखिए पूछा हुआ है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ भी देखिए वही पूछा है, 22 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है, 96 में भी पूछा है। बार बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। उत्तराखंड पीछे से पूछ रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें उत्तर बी सही है। ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा के कारणों से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड शामिल हैं। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड सही नहीं है। आईएएस प्री 2015 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाली पदार्थों का प्रयोग व नियंत्रण करने वाली या उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग ग्राह्य करने वाली के मुद्दे संबंध हैं? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। इसका सॉल्व आप लोग देख लिया। प्रभाव क्या क्या है, हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न पर। इससे भी प्रश्न बहुत कम बनता है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है त्वचा कैंसर का, 2014 में पूछा गया है। इसका सॉल्व देखते, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी किरण के शरीर पर पड़ने पर डीएनए में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन हो सकता है, जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। ध्यान रखें कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, उसको हम लोग देख लेंगे। एक प्रश्न ये भी देख लीजिएगा, यहाँ से बन सकता है। एक प्रश्न ये भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक के